स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक है इसका वेदर। वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। जो वेदर होता है वो हमारा डे टू डे चेंज होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। जैसे कि उसमें चेक किया जाता है कि आज रेनफॉल हुआ या नहीं, सनशाइन कितनी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ है, या आज गर्मी है या थोड़ी ठंड है, वेदर में किस तरह का चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में किस तरह का चेंज आ रहा है, तो इसी से डिसाइड किया जाता है हमारा वेदर। अब मेनली जो हमारे इंडिया में सीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। जो विंटर सीज़न होता है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। जो समर सीज़न होता है वो मार्च से मई। जो रेनी सीज़न होता है वो जून से सितंबर। और जो ऑटम का सीज़न होता है वो अक्टूबर से नवंबर। कोल्ड वेदर सीज़न या विंटर की बात करें हम तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो विंटर सीजन में क्या होता है, सन रेज या सूरज की जो रेज होती है, किरणें होती है, वो डायरेक्टली किसी भी रीजन पर नहीं पड़ती। मतलब जैसे डायरेक्ट सनलाइट होगी तो बिल्कुल गर्मी होगी, लेकिन जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती तो सर्दी का मौसम या विंटर्स का सीज़न होता है। तो इसी के रिजल्ट से क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स आ जाती है। हॉट वेदर सीज़न और समर। हॉट वेदर सीज़न में बिल्कुल इसको अपोजिट होता है। जो सन की रेज़ होती है वो बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और सूखी गर्म हवाएं चलती है। और इसी को दिन के टाइम पे सूखी गर्म हवाएं चलती है और बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट होती है। इसी को ही समर सीज़न के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरह का समर सीज़न होता है। और कब होता है ये, जब सन की रेज़ डायरेक्ट पड़ती है किसी भी प्लेस पर। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस season is marked by onset and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. So south west monsoon season या rainy season में क्या होता है, जो विंड्स होती है, मॉनसून विंड्स होती है, वो कहाँ से आती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती है, लैंड की तरफ। और ये विंड्स या ये हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर, नमी लेकर आती हैं। और जब ये हवाएं टकराती है, स्ट्राइक होती है माउंटेन के साथ, माउंटेन बैरियर्स के साथ, तो तब शुरू हो जाता है रेनफॉल। तो इस तरह से मॉनसून सीज़न क्रिएट होता है। ठीक है। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। अब ऑटम या रिट्रीटिंग मानसून, अच्छा मानसून क्या होता है, एक तो हमारा समर के बाद आता है और थोड़ा विंटर के सीज़न या विंटर के आसपास भी आता है। तो ये उस वाले मानसून की बात कर रहे हैं। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम जिसको हम बोलते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. तो इस सीज़न में क्या होता है, इस वाले सीज़न में जो विंड्स आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वो वापस से मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। और इसी के दौरान जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट होता है, साउथ इंडिया, वहाँ पर बारिश हो जाती है, वहाँ पर मानसून आ जाता है। जैसे कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कुछ जगहें हैं, यहाँ पर इस टाइम पे रेनफॉल रिसीव होता है। मॉनसून जब ऑटम का सीज़न होता है, जब पूरे भारत में ऑटम का सीज़न होता है, तो जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जैसी जगहें हैं, वहाँ पर रिट्रीटिंग मॉनसून या मॉनसून का सीज़न होता है। द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बिल्कुल वेदर से, जैसे वेदर को डे टू डे ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी रीडिंग ली जाती है, बट क्लाइमेट पूरी जो सालों की कंडीशन होती है ना, उसको देखकर क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है कि भाई इस जगह का क्लाइमेट गर्म है या इस जगह का क्लाइमेट ठंडा है। जैसे अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का क्लाइमेट है बिल्कुल गर्म, और अगर यूएसए की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा है। तो ये मैनी ईयर्स से इनको मेजर किया गया है। मैनी ईयर्स से अफ्रीका को मेजर किया गया है कि अफ्रीका में सालों से क्लाइमेट गर्म है और यूरोपियन कंट्री में सालों से क्लाइमेट ठंडा ही होता है। तो जो क्लाइमेट होता है वो सालों साल का जो मेजरमेंट होता है वेदर कंडीशन का या टेम्परेचर कंडीशन का, उससे डिसाइड किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। अब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। इट मीन्स कि यहाँ पर
मोस्ट ऑफ द सीजन्स आते हैं. मानसून इज़ टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स. तो जो मानसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है. वो अरेबिक वर्ड था मौसम और इसका मतलब होता है सीजन्स. ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन. तो जो मानसून है इंडिया में वो क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो है ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया. ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि जो इक्वेटर है उसके नियर बाय है. तो यहाँ पे मानसून विंड्स का बहुत मूवमेंट रहता है. तो मोस्ट ऑफ द रेन कहाँ से आती है? मानसून विंड्स लेकर आती है इंडिया में रेंज. और जो इंडिया का एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो किस पे डिपेंड है? वो रेन पर ज़्यादातर डिपेंड है. The climate of place is affected by the location, altitude, distance from the sea and relief. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. तो जो क्लाइमेट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का, वो डिपेंड होता है किन फैक्टर्स पे कि उस कंट्री की है, उस जगह की लोकेशन कहाँ है, वो कितनी ऊंचाई पर है, वो कितने डिस्टेंस पर है सी से. सो इसलिए इंडिया में ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है. जैसे कि अगर हम बात करें जैसलमेर या बीकानेर की, तो वहाँ पे डिज़र्ट एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और अगर हम बात करें कश्मीर की, लद्दाख की, कारगिल की, तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है यहाँ पे. और अगर कोस्टल एरियाज़ की बात करें जैसे कि मुंबई, कोलकाता की, तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. तो अलग अलग लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी की वजह से हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग हो जाता है. Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan. जो मौसिनराम है मेघालय में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे, हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में. और अगर हम बात करें इंडिया के ही एक दूसरे स्टेट की जैसे कि जैसलमेर, राजस्थान, तो यहाँ पे कभी कभी तो बारिश भी नहीं होती. तो एक ही कंट्री में इतनी सारी वेरिएशन क्लाइमेट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस हैं. Natural vegetation. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. जो ग्रासेस, घासें, झाड़ियाँ या पेड़ वगैरह, शर्ब्स, ट्रीज़ खुद ही उग जाते हैं बिना ह्यूमन की हेल्प के, उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. अलग अलग तरह की वेजिटेशन अलग अलग तरह के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है. जिससे अगर कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी? थोड़ी वहाँ की वेदर कंडीशन अच्छी होगी. किसके लिए? वेजिटेशन के लिए. और जहाँ पर बिल्कुल सूखा है तो वहाँ पे क्या होगा? वेजिटेशन बहुत कम होगी. तो ये जो फैक्टर है वेजिटेशन किस पर डिपेंड करती है? सबसे ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड करती है. ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सीजन्स आते हैं, इसकी वजह से इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती है. वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? अब इसमें इस टॉपिक में ये पूछा गया है कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड. द सॉइल रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल एरोजन. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plant and herbs, honey and gum. So forest सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं. वो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पॉल्यूशन वाली गैसेस होती है, वो उसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ जो सॉइल होती है फॉरेस्ट की, वो पूरे के पूरे लैंड को ना एक बाइंड करने में हेल्प करती है ताकि सॉइल एरोजन होने से बच सके. क्योंकि जो रूट्स है फॉरेस्ट के ट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, जिसकी वजह से उसकी सॉइल बिल्कुल जकड़े रहती है रूट्स को और लैंड स्लाइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. लैंड एरोजन या फिर सॉइल एरोजन नहीं हो पाता ट्रीज़ की वजह से, फॉरेस्ट के ट्रीज़ की वजह से. उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लकड़ी प्रोवाइड करते हैं हमें फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, हर्ब्स प्रोवाइड करते हैं, हनी, गम, रबर, ये सब प्रोवाइड करते हैं हमें. तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ब्रीथिंग के लिए भी, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब फॉरेस्ट सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो दूसरे जानवरों के लिए भी ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है.
फॉरेस्ट उनका शेल्टर होती है, उन्हें वहाँ से खाना पानी सब मिलता है, उन्हें घर मिलता है वहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। लेकिन कुछ सालों से क्या हो रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए फ़ॉरेस्ट को हटाते जा रहे हैं सिटीज़ बनाने के लिए और लकड़ी लेने के लिए, जो फॉरेस्ट के टिम्बर्स होते हैं उनके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट हम हटा चुके हैं, जिसकी वजह से नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी खतरे में आ चुकी है। तो इसके लिए वन महोत्सव मनाया जाता है और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आर होम टू द वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वेराइटीज़ ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स विच डवेल इन द फॉरेस्ट। जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। पूरी तरह से उनकी लाइफ फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। जो टाइगर है इंडिया में वो काफ़ी पार्ट्स में पाए जाते हैं और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है। गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोज असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। और जो कैमल है और वाइल्ड एसेस है वो ज़्यादातर ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट है दोनों ही, तो यहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं और वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पिकॉक है, और इसके अलावा दूसरे भी हमारे कॉमन बर्ड्स हैं, जैसे कि पैरट है, पिजन है, माइनाज है, गीज है, बुलबुल और डक्स। सो देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। अभी हमारे इंडिया में काफ़ी सारी बर्ड सेंचुरीज भी हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया, और बहुत सारी स्नैक्स की स्पीशीज़ भी है जो यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि कोबराज हो गए और क्रेट्स हो गए। ये सब कॉमन स्पीशीज़ है इंडिया में स्नैक्स की जो पाई जाती है। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्योंकि फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, जंगलों को हंटिंग की जाती है, इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है इंडिया में। और मैनी स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बीइंग एक्सटिंक्ट, और कुछ तो ऐसे भी जानवर हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अर्थ से ही ख़त्म हो चुके हैं, वो अब उनका कोई वजूद नहीं रहा बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव हंटिंग। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserve have been set up. अब एनिमल्स को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी तादाद कम हो गई है, तो उन्हें बचाने के लिए बायोस्फीयर बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, ताकि एनिमल्स और जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उनको बचाया जा सके। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया था, ताकि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है टाइगर की और एलिफेंट की, इनको बचाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।